हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है, जिसमें अभी तक हमने 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 5th टॉपिक है। भारत और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले नंबर पर आता है भारत और यूएसए के बारे में। भारत और यूएसए के बीच संबंध देख लेते हैं, क्या इससे संबंधों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध 2021-22 में चीन को पीछे छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक देश बन गया था, और 2020-21 में संयुक्त राज्य अमेरिका मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय एफडीआई के लिए शीर्ष 5 निवेश गंतव्यों में से एक है। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडियन यूएस डिफेंस कोऑपरेशन पर आधारित है, और अमेरिका ने 2016 में भारत को अपने प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी। दोनों देशों ने निम्नलिखित रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगस्त 2016 में आया था। कम्युनिकेशंस कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट सितंबर 2018 में आया था। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट दिसंबर 2019 में, और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट अक्टूबर 2020 में, और जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये सभी समझौते रक्षा से संबंधित समझौते हुए थे। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों का भी आयोजन किया गया, जैसे युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार आदि। और वर्ष 2019 में तीनों सेनाओं को शामिल करते हुए सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प को आयोजित किया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी और आंतरिक क्षेत्र के सहयोग। भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2019 में 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। इसरो और नासा भू पर्यवेक्षण के लिए एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह के निर्माण की दिशा में संयुक्त रूप से प्रयासरत है, और इस उपग्रह को निसार नाम दिया गया है। अब आता है प्रवासी भारतीयों और लोगों के में संपर्क के संबंध में क्या संबंध है। भारतीय अमेरिकी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरे सबसे बड़े एशियाई निर्जातीय समूह है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका कई बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे पर सहयोग करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन इत्यादि में। अब आता है 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 डायलॉग संवाद 2000 वाशिंगटन डीसी के में आयोजित किया गया। दोनों देशों के महत्वपूर्ण तथ्य में, दोनों देश वर्ष 2023 में भारत की सह मेजबानी में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस और इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार के आयोजन के लिए उत्सुक है। दोनों देश यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा समर्थित कोविड-19 लर्निंग एक्सचेंज वर्चुअल प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए तत्पर है, ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या के लिए कार्यक्रमों को शामिल किया जा सके और शहरों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वास्थ्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की अनुमति दी जा सके। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह पर भी चर्चा की गई है, और इससे 2023 में भारत में लॉन्च किए जाने की योजना है। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल को पुनर्जीवित करने पर भी विचार किया गया है। इससे अत्याधुनिक, नई उभरती और अति महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त परियोजनाएं शामिल हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के लिए एयर लॉन्च मानव रहित हवाई वाहन के लिए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। संबंधित सुर्खियाँ। काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सेक्शन एक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक विधायी संशोधन पारित किया है। इसके तहत काटसा के तहत लागू आर्थिक प्रतिबंधों में भारत को छूट दी गई है। भारत ने 2018 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का एक समझौता किया था। इसी कारण अमेरिका ने भारत पर काटसा एक्ट के जरिए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उल्लेखनीय है कि यह मिसाइल रक्षा प्रणाली चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में सहायक हो सकती है। काटसा यूएसए का एक कानून है, जो अमेरिका में 2017 में एक्ट को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ सैन्य समझौते करने वाले देशों को दंडित करना है। काटसा एक्ट केवल S-400 तक ही सीमित नहीं है।
यह रूस के साथ भविष्य में हथियारों के विनिर्माण या विकास के लिए अन्य संयुक्त उद्यम या किसी अन्य प्रकार के प्रमुख सैन्य सौदों पर लागू हो सकता है। अमेरिका में तुर्की पर रूस S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण काटसा के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। S-400 की एक लंबी दूरी चल सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और S-400 टाइप में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाने की रक्षा की क्षमता है। अब आता है भारत और जापान के बीच संबंधों के बारे में। भारत और जापान के बीच संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। भारत जापान के संबंधों में महत्वपूर्ण तथ्य: आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग। 2011 में दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अब तक जारी है। अब जापानी आधिकारिक विकास सहायता के जरिए जापान सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानकर्ता है। यह भारत की कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे को सहायता प्रदान कर रहा है और जापान भारत में सबसे बड़े निवेशक में से एक है। इसने पिछले 2 दशकों में $35 बिलियन के FDI का योगदान दिया है। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव पर कार्य कर रहा है। G4 के रूप में जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर भारत और जापान UNSC की स्थायी सदस्यता की दिशा में प्रयासरत है। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का एक साथ काम कर रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर को भेजना है। भारत और जापान में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसेज एग्रीमेंट नामक एक आपसी लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने 2019 में इंडिया जापान इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया है और भारत जापान सेनाओं में नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जैसे सिन्यू मैत्री वायुसेना, धर्म गार्जियन सेना, जिमैक्स नौसेना का और सहयोग काइजिन तटरक्षक बल का और मालाबार नौसेना बहुपक्षीय है। गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में एक जापान जैन गार्डन काइजन अकादमी का उद्घाटन किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख द्विपक्षीय सहयोग: इंटीग्रेटेड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, म्यूचुअल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई एग्रीमेंट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड या सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव समझौते पर सहयोग किया गया है। संबंधित सुर्खियां: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की हत्या। उनकी पुस्तक उत्सुकुशी कुनीई में भारत का विशेष उल्लेख किया गया है। भारत जापान संबंधों में उनका योगदान: अबे ने शांति और सुरक्षा के लिए भारत जापान के बीच सामरिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा दिया। अबे के कार्यकाल में जापान ने प्रमुख परियोजनाओं में सहायता के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 10वें हिस्से का योगदान दिया था। इन परियोजनाओं में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना भी शामिल है। उन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत में प्रवेश का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त रक्षा उद्योग उपकरणों प्रौद्योगिकी में भी सहयोग को बढ़ावा दिया था। शिंजो अबे के योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब आता है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में। सुर्खियों में क्यों? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। यह समझौता के बारे में इस समझौते में दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और उनमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया गया है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रभावी लगभग सभी टैरिफ लाइन्स को शामिल किया गया है। 1 दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का यह पहला व्यापार समझौता है। ECTA भारत के लिए 2022 में प्रभावी होने वाली दूसरा व्यापार समझौता है और इससे पहले भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी प्रभावी हो चुका है। समझौते के मुख्य बिंदुओं पर नज़र में: समझौता भारत में से चीन निर्यात की जाने वाली 96% वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। इसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न और आभूषण, वस्त्र परिधान, चमड़े जैसे मुख्य क्षेत्रों को उत्पाद को शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य में आर्थिक क्षेत्र में संबंध: ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है एवं 6ठा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसमें कोयला और उच्चतर शिक्षा की हिस्सेदारी अधिक होती है। रक्षा के क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक भागीदारी तथा लॉजिस्टिक के लिए सैन्य अड्डों के पारंपरिक उपयोग करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2+2 सुरक्षा संवाद:
शुरू किया गया है। भारत द्वारा आयोजित मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भाग लेती है और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया है। असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया गया और दोनों पक्षों में नियमित रूप से युद्ध अभ्यास भी आयोजित किए गए हैं। दोनों देश त्रिपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समूह जैसे क्वाड, त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, त्रिपक्षीय मंच, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आदि के सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कर कानून में संशोधन करने के लिए सहमत हो गया है तथा इसके तहत ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों की ऑफशोर इनकम पर कराधान व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। इस समझौते से फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए एक अलग अनुबंध किया गया है और इससे पेटेंट युक्त जेनरिक तथा बायोसिमिलर दवाओं को त्वरित मंजूरी मिल सकेगी और इस समझौते में उत्पत्ति के नियम, सैनिटरी उपाय, विवाद निपटान तंत्र, नेचुरल पर्सन्स की आवाजाही जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। इससे क्या क्या उम्मीदें हैं? इससे यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाएगा। यह कम से कम 10 लाख रोजगार पैदा करेगा। यह निवेश और स्टार्टअप्स के लिए अवसर पैदा करेगा। हालिया घटनाक्रम में ऑस्ट्रेलिया भारत जल सुरक्षा पहल के लिए तकनीकी सहयोग हेतु भारतीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य शहरी जल सुरक्षा और प्रबंधन पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सहयोग का समर्थन करना है। दोनों देश लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ भू खनिजों में जुड़ी संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। अब पढ़ते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। सुर्खियों में कि हाल ही में भारत अमेरिकी नेतृत्व वाली आर्थिक समूह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ है। इस फ्रेमवर्क के बारे में, यह फ्रेमवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 14 भागीदार देशों का एक फ्रेमवर्क है, जिनका उद्देश्य भागीदार देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापार संबंधी मामलों को भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इस मामले में कोविड महामारी के कारण उजागर हुई कमियों को देखते हुए लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना आदि शामिल है। इसकी मुख्य विशेषता है, इस समूह का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक और गैर पारदर्शी व्यापार और आर्थिक नीतियों को प्रतिसंतुलित करना। यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है तथा यह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का प्राथमिक लक्ष्य मानक स्थापित करना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। इसका उद्देश्य न तो सदस्यों के बीच बाजार को पहुंच को बढ़ावा देना है और न ही यह प्रशुल्क में कमी करने से संबंधित वार्ता करेगा। यह फ्रेमवर्क भविष्य में शामिल होने के इच्छुक अन्य देशों के लिए खुला होगा। इसके 4 स्तंभ हैं: व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, डिकार्बनाइजेशन और अवसंरचना, कर चोरी पर लगाम और भ्रष्टाचार रोधी है। इसका भारत के लिए IPEF का महत्व, या क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारी बढ़ेगी, बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा यह कई मुद्दों पर वार्ता करने के लिए मंच प्रदान करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में, हिंद प्रशांत क्षेत्र एक भौगोलिक कंस्ट्रक्टेड है जो लंबे समय से प्रचलित इंडिया पैसिफिक अवधारणा के विकल्प के रूप में उभरी है। अलग अलग देश इस क्षेत्र की अलग अलग तरीकों से व्याख्या करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व, यह क्षेत्र विश्व में 44% भू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में विश्व की 65% आबादी निवास करती है तथा यह क्षेत्र विश्व के GDP के 6.2% का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्षेत्र विश्व के पण्य व्यापार में 46% का प्रतिनिधित्व करता है। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। सुर्खियों में क्यों हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व समुद्री दिवस के अवसर पर एक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज का शुभारंभ किया। भारत ने 2018 में नेपाल में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज की स्थापना की। सेंटर बे ऑफ बंगाल स्टडीज के खाड़ी क्षेत्र के लिए अवसर पैदा करने हेतु भू अर्थशास्त्र, भू राजनीति, पारिस्थितिकी, व्यापार और कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा कानून, सांस्कृतिक विरासत तथा इकोनॉमिक जैसे क्षेत्रों को सहयोग करेगा। यह समुद्री जुड़ाव के लिए भारत के समग्र फ्रेमवर्क को मजबूती प्रदान करेगा। बंगाल की खाड़ी के संबंध में भारत द्वारा आरंभ की गई पहल
जिसमें पहली आती है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। इसका नेतृत्व भारतीय नौसेना करती है और यह इस क्षेत्र में सैन्य प्रमुखों की क्षेत्रीय चुनौती जैसे आतंकवाद, पायरेसी आदि पर चर्चा करने पर एक मंच साझा करती है। अब आता है नौसेना अभ्यास। भारत और बंगाल के सटे बंगाल की खाड़ी से सटे देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर समुदाय की समुद्री नौसेना के बीच 2 वर्ष के एक बार नौसेना अभ्यास मिलन की मेजबानी करता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र की नौसेना के बीच बेहतर संबंध और समझ को बढ़ाना है। वाइट शिपिंग एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट वाणिज्यिक पोत परिवहन के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान को संभव बनाता है। भारत के वर्तमान में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के साथ वाइट शिपिंग एग्रीमेंट है। थाईलैंड, इंडोनेशिया के साथ इन पर हस्ताक्षर करने की बातचीत कल चल रही है। अब आता है सुनामी चेतावनी प्रणाली। एंकोस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद ने राष्ट्रीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र स्थापित किया है। इसका उद्देश्य सुनामी से जुड़ी अग्रिम चेतावनी प्रदान करना है और 2004 की सुनामी जैसे विनाशकारी प्रभावों के दोहराव को रोकना है। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। प्रोजेक्ट मौसम मानसूनी पवनों से संबंधित ज्ञान और उनके पैटर्न को परिवर्तन समझाने के लिए हिंद महासागर में कई देशों के साथ सहयोग के लिए एक संस्कृति मंत्रालय के साथ एक पहल है। ऑकस के बारे में। ऑकस, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ऑकस समूह के खिलाफ प्रस्तावित अपना प्रस्ताव संकल्प वापस ले लिया है। यह भारत की कुशल और प्रभावशाली कूटनीतिक क्षमता से संभव हुआ है। इसके तहत भारत में कई छोटे देशों के चीनी संकल्प का स्पष्ट रुख अपनाने में मदद की थी। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक नया त्रिपक्षीय सामरिक रक्षा गठबंधन है, जिसका उद्देश्य परमाणु चलित पनडुब्बियों की एक श्रेणी का निर्माण करना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र से मिलकर कार्य करना है, जहां चीन के उदय को एक बढ़ते खतरे के रूप में देखा जाता है और व्यापारिक तकनीकों का विकास करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका स्थापना 1957 में की गई और यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग हेतु स्थापित एक वैश्विक अंतर सरकारी फोरम है। अब आता है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। चीन को प्रति संतुलित करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान ने पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक की पहल की घोषणा की है। इसमें पहल में चीन ने कॉमन डेवलपमेंट विजन नामक एक प्रारूप समझौता जारी किया था और इसने यह मंशा प्रकट की थी कि वह प्रशांत क्षेत्रों के साथ कानून लागू करने पर सहयोग से विस्तार करना चाहता है। पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक के बारे में। यह 5 देशों का एक अनौपचारिक तंत्र है। यह प्रशांत द्वीपीय देशों के समर्थन करने और उनके क्षेत्रीय राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य निकट सहयोग के माध्यम से प्रारंभ में समृद्धि, लचीलापन और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब आता है पारंपरिक पहुंच समझौते। हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया से पारंपरिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पारंपरिक पहुंच समझौते एक नया समझौता है जो रक्षा क्षेत्र में बेहतर सहयोग करने के लिए संपन्न किया गया है। इसका उद्देश्य चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति के विरुद्ध आपसी समझौते सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। अब आता है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस की त्रिपक्षीय बैठक। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका व फ्रांस ने अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना था। इन क्षेत्रों में शामिल समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, ब्लू इकोनॉमी, क्षेत्रीय संपर्क, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, स्टार्टअप्स आदि के बारे में इन क्षेत्रों में को शामिल किया गया है। भारत, यूएई के फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय समझौता और इसका महत्व। त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, एक हिंद प्रशांत क्षेत्र और अरब सागर के बीच एक रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना तथा भारत की वैश्विक भूमिका के साथ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी क्षेत्र के सभी सुरक्षा और विकास पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और यह स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने पर अवसर प्रदान करता है। अब आता है खनिज सुरक्षा साझेदारी। भारत ने अमेरिकी नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। यह खनिज सुरक्षा साझेदारी स्थिर और विविध खनिज आपूर्ति श्रृंखला की एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। यह एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है तथा इससे देशों को उनके भूवैज्ञानिक संसाधनों का आर्थिक विकास के लिए पूर्ण लाभ उठाने में मदद मिलती है। इस साझेदारी में 11 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिसमें साउथ कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी,
यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे आते हैं। यह साझेदारी कोबाल्ट, निकेल, लिथियम आदि जैसे खनिजों और 17 दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करती है। अब आता है हिंद प्रशांत क्षेत्र त्रिपक्षीय विकास सहयोग। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के तहत हिंद प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष की स्थापना की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए हैं। इस कोष का उद्देश्य भारत स्थित नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को अपने नवाचारों को तीसरे देशों में ले जाने की सहायता करना है। यह कोष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क और इसकी स्टारसी परियोजना के तहत विकास परियोजनाओं को शुरू करने के अवसर पर का भी पता लगाएगा। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ वैश्विक नवाचार साझेदारी शुरू की है। यह भारत, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाओं के लिए टीडीसी फंड का उपयोग करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करेगा। भारत टीडीसी फंड के माध्यम से जीआईपी में योगदान करेगा। अब आता है अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ साझेदारी की एक मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन संपन्न किया है। यह संशोधित अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को अमेरिका भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अनुसार लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना, उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विस्तार करना और निम्नलिखित 5 स्तंभों के माध्यम से तकनीकी समाधानों को लागू करना है। पहला, उत्तरदायी तेल और गैस स्तंभ। दूसरा, विद्युत और ऊर्जा दक्षता स्तंभ। तीसरा, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्तंभ। चौथा, सतत विकास स्तंभ। और पांचवा, उभरते ईंधन और प्रौद्योगिकियाँ। अब आता है व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी समझौता। व्यापक और प्रगतिशील प्रशांत पार भागीदारी समझौता में शामिल होने के लिए यूके का अनुरोध विचाराधीन है। यह समझौता 2018 में लागू हुआ था। इसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की सदस्यता को त्याग दिया था तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम दिया गया। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें पर्यावरण और श्रम अधिकारों का संरक्षण भी शामिल है। इसके सदस्य देश में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अब आता है निवेश प्रोत्साहन समझौता। निवेश प्रोत्साहन। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा। यह समझौता अमेरिकी निवेश सहायता कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। ये कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विकास वित्त एजेंसी DFC ने प्रस्तावित किया है। इसमें ऋण, इक्विटी निवेश, गारंटी निवेश, बीमा, पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं एवं अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन हेतु निवेश सहायता कार्यक्रम शामिल है। अब आता है फ्रेड शोरिंग प्लान। फ्रेड शोरिंग प्लान संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रेड शोरिंग प्लान के तहत भारत के संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। फ्रेड शोरिंग अमेरिका द्वारा प्रस्तुत अवधारणा है। इसका बाह्य अवरोधों तथा आर्थिक मंदी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा के साधन के रूप में उल्लेख किया जाता है। इस अवधारणा के पीछे विचार साझा मूल्यों वाले देशों का एक समूह बनाना है। इसके बाद कंपनियों को इसी समूह के सदस्य देशों के विनिर्माण करने हेतु प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ बनाना। इसके तहत सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित ऊर्जा, दूरसंचार और खनिज औद्योगिक क्षेत्रों पर बल दिया जाता है। फ्रेड शोरिंग का महत्वपूर्ण कच्चे माल प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के मामले में चीन और रूस जैसे देशों द्वारा बाजार में अपने प्रभुत्व का अनुचित लाभ उठाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित करने से रोका जा सकता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की मदद मिलेगी। इससे व्यवसाय युद्ध, अकाल, राजनीतिक परिवर्तन या भावी महामारी जैसे बाह्य संकटों का सामना करने में सक्षम होंगे। अन्य संबंधित पद में एक होता है ऑफशोरिंग, एक रीशोरिंग। ऑफशोरिंग कंपनियों द्वारा अपनी लागत को कम करने के लिए विनिर्माण गतिविधियों को सस्ते श्रम वाले देशों में स्थानांतरित करना ऑफशोरिंग कहलाता है। और रीशोरिंग कंपनियों द्वारा उत्पादन गतिविधियों को अपने मूल देश में वापस लाना रीशोरिंग कहलाता है। सुर्खियों में रहे स्थल, जिसमें पहला आता है सोलोमन आइलैंड, दूसरा आता है फेडरेट स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, तीसरा आता है ईस्ट टिमोर, फिजी और कुरिल आइसलैंड। अब आता है पहला सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप की राजधानी होने आ रहा है। संदर्भ, हाल ही में एक दस्तावेज से पता चला है कि सोलोमन द्वीप और चीन अभूतपूर्व स्तर में सुरक्षा सहयोग हेतु एक समझौते पर सहमत हुए हैं।
भौतिकी अवस्थिति सोलोमन द्वीप मेलेनेशिया में एक द्विपक्षीय राष्ट्र है। यह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। पड़ोसी देश यह पापुआ न्यू गिनी और दक्षिण पूर्व में वानुतु के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब आता है फेडरेट स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, जिसकी राजधानी पालीकर है। यह फेडरेट स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया कोविड-19 के प्रकोप का सामना कर रहा है। यह ऐप ने स्वयं को 2.5 वर्षों तक वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक बचाए रखा है। अब आता है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। यह इस आसियान मैंने पूर्वी तिमोर को अपने समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने का सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। पूर्वी तिमोर को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते कहा जाता है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में इंडोनेशिया द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इसकी सीमा पश्चिम में इंडोनेशिया से लगती है। फिजी द्वीप समूह। फिजी की राजधानी सुबा है। यह सितविनी राबुका फिजी के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। फिजी दक्षिण प्रशांत में स्थित 300 आइसलैंड इंसन भी कहा जाता है तथा यह हवाई द्वीप और न्यूजीलैंड के बीच ओशनिया में स्थित एक द्वीप समूह है और 3 सबसे बड़े द्वीप बिती लेबू, बनुआ लेबू और ताबेयोनु है। कुरिल द्वीप समूह। यह जापान के अनुसार इन विवादित द्वीपों में रूस का अवैध कब्जा है। जापान ने इन द्वीपों में उत्तरी प्रक्षेत्र में कहा है तथा जबकि रूस इन्हें दक्षिणी कुरिल कहता है। जापान कुरिल द्वीप श्रृंखला के अंतर्गत इटुतुप, कुनासिर, सिकोटन और हबोमाई द्वीपों पर दावा करता है। इसकी अवस्थिति जापान ज्वालामुखी द्वीप समूह। यह श्रृंखला जापान के होक्काइडो से रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर प्रशांत महासागर के उत्तर में फैली है। ओखोटस्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है।